नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आज के सत्र में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का औपचारिक तौर पर नवीन युग शुरू हो गया है। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी हो गई है। गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ पार्टी के जितने भी पायदार नेता हैं उनकी मौजूदगी में उनकी ताजपोशी हो गई। वे बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। बीजेपी की उम्र जितनी है कमोबेश उतनी ही या उससे 2 महीने छोटी उनकी उम्र है और इस लिहाज से बीजेपी के वो पहले ऐसे सरदार हैं या अध्यक्ष हैं। पार्टी के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे समय बने हैं जब अगले 2 साल में 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में चुनाव हैं, तो 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव। 2026 में पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वहां से लेकर के दक्षिण तक में चुनाव हैं। 2027 में हिंदी बेल्ट में नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा होगी। बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के सामने सिर्फ चुनावी चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की भी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा पार्टी के पुराने नेताओं के साथ तालमेल और प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को जिस तरीके से अपना बॉस बताया है, उसके बाद से उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी का एहसास उनको हो रहा होगा उसको पूरा कर पाना भी उनके लिए एक चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के अध्यक्ष की जिस तरीके से तारीफ की है, पहले मैं आपको तारीफ सुनवाता हूं, उसके बाद आज की चर्चा और मेहमानों को शामिल करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नितिन नवीन को बीजेपी ने जब कमान सौंपी है उस समय पार्टी के पास 240 लोकसभा के सांसद हैं, 99 राज्यसभा में हैं, 21 राज्यों में उसकी सरकार है और नरेंद्र मोदी जैसा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री है। एक मजबूत और बड़ी हैसियत के साथ बीजेपी को सौंपा है नितिन नवीन के हाथ में पार्टी ने। सवाल ये है कि नितिन नवीन को क्यों, नितिन नवीन की अगुवाई में पार्टी क्या सोचती है, उसके मंसूबे क्या हैं, उसका मकसद क्या है और नितिन नवीन आने वाले समय में बीजेपी के सामने जो सवाल और चुनौतियां होंगे उनसे पार पाने में और पार्टी को आगे ले जाने में कितने कामयाब होंगे। मेरे साथ अरविंद मोहन जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजीत द्विवेदी जी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ज़ेबा खान कांग्रेस की आप नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आप कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं। अरविंद जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। नितिन नवीन, आप देखें, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी में किसी भी अध्यक्ष की ताजपोशी ऐसे हुई हो। प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के तमाम नेता हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह,
नड्डा जी, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम नेता और गाजे बाजे के साथ उनकी ताजपोशी, यह भी तो अपने आप में मैसेज राजनीति में, और खासकर बीजेपी जो आज की तारीख में वो कई तरीके से मैसेज भेजती है, और ऑपोजिशन तक को और आम आदमी तक को, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, नितिन नवीन का चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। खासतौर से जब बीजेपी शीर्ष पे है तब वो अपना लीडरशिप एक ऐसे नौजवान को सौंप रही है, तो ये एक तरह का बदलाव बड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूटी भी इनके साथ जारी है, क्योंकि अभी जिस तरह से हालत बीजेपी की है, या जो चुनाव आने वाले हैं, दोनों तरफ, पीछे आगे दोनों तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में खास तौर से बिगड़ा और 240 सीटों पर पार्टी रुक गई। दूसरी तरफ ये भी है कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे मुश्किल राज्य हैं, तो इसमें और एक लड़ाई संघ वर्सेज बीजेपी भी चल रही थी। जेपी नड्डा ने जिस किस्म से बयान दिया कि संघ की ज़रूरत अब हमें नहीं है, उसके बाद से लगातार संघ की तरफ से भी दबाव आने का, खुद संघ प्रमुख की तरफ से कई बयान और इस तरह के वो दिखाई दिए, जिससे लगा कि संघ बहुत खुश नहीं है। तो इन सब दबावों के बीच अगर जरा भी कोई ऐसा लीडर आ जाए जो मनमानी करने लगे, या जो इस पॉलिटिक्स का लाभ लेके अपना कद बढ़ाने की कोशिश करने लगे, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती। तो ऐसे में नितिन नवीन का चुनाव इसलिए भी हुआ है कि अभी जो लीडरशिप है पार्टी की, जो लोग पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, उनके साथ पूरा तालमेल रहे, और अध्यक्ष अपनी ऊर्जा से, अपने व्यवहार से, अपने कामकाज से, अपनी मेहनत से पार्टी को मजबूती दें। लेकिन एक तरह से निर्देश, कमांड, सब कुछ अभी ऊपर से ही आना है, और ये ऊपर में वही 3-4 लोग हैं जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी कभी नहीं थी, जनसंघ कभी नहीं था, संघ कभी इतना ताकतवर नहीं था। तो इसलिए उस हिसाब से देखें तो एक कंटिन्यूटी है, लेकिन एक बड़ा चेंज भी है कि यह पार्टी बनने के बाद पैदा हुआ एक युवक, उसको अध्यक्ष बनाया गया है। तो पार्टी के लिए मैसेजिंग है, दूसरी पार्टियों के लिए मैसेजिंग है, मैं तो कहूँगा देश के लोगों के लिए मैसेजिंग है, लेकिन एक कंटिन्यूटी लगातार रहेगी। नितिन नवीन के आने के बाद ये इंश्योर हो गया कि कहीं अध्यक्ष की तरफ से कोई ऐसा दबाव या ऐसा गड़बड़ या गलत कदम उठाना या कहीं जोड़ तोड़ करना। कई दफ़े पॉलिटिकल एम्बिशस लोग पार्टी की दरार को देख के या दरार पैदा करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। अजीत द्विवेदी, चूँकि नितिन नवीन को जब आपने कमान सौंपी है तो कई पूर्व अध्यक्ष पार्टी के भीतर हैं, गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, नड्डा जी हैं, अमित शाह हैं, 4 तो पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और एक जनरेशनल चेंज दिख रहा है जो अभी कह रहे हैं अरविंद जी। कई राज्यों में मुख्यमंत्री जो इसी उम्र के आसपास के हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंत शर्मा हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, तो यह एक जो नई जनरेशन बीजेपी है, क्या ये ट्रांजिशनल शिफ्ट है जिस तरीके से आपने नितिन नवीन को बनाया? नहीं, बिल्कुल ये एक तरह का वो शिफ्ट तो है ही नहीं, जनरेशनल शिफ्ट। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि एक तरह से मिलेनियल यूथ है, मतलब मिलेनियल मतलब जो जिनका मिड 80s में जिन लोगों का जन्म हुआ है, हालांकि ये पहले 1980 के ही हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने कहा। तो ये मिलेनियल जो यूथ है, मिलेनियल जो है, और जो जनरेशन जेड है, और उसके बाद जो जनरेशन अल्फा आने वाली है, जो 15-16 साल के लोग हैं, अगले चुनाव तक जो लोग वोट डालने के लायक होंगे, तो वो उन सबको ध्यान में रख के एक शिफ्ट तो किया ही गया ही। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पीढ़ी आ गई, अभी पहली पीढ़ी सक्रिय है। जो एक पीढ़ी है नरेंद्र मोदी की, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, गडकरी हैं, और भी कई लोग हैं, वो पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी भी तैयार कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उनके भी तमाम नेताओं को हम लोग जानते हैं, और उस पीछे एक तीसरी पीढ़ी भी भारतीय जनता पार्टी लिया। ये एक जनरेशनल शिफ्ट तो बहुत ही बड़ा है ये, अगर उम्र के लिहाज से और अनुभव के लिहाज से देखें। लेकिन इसको मेरा एक मानना है यशवंत जी कि युग जो होता है भारतीय जनता पार्टी में, जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से युग 2 ही रहे। एक युग था अटल आडवाणी का, और दूसरा युग है मोदी और शाह। और इसकी पूर्ववर्ती जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, उसमें एक युग था
दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, कई अध्यक्ष हुए उसमें। और उसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी जब 1968 में अध्यक्ष बने थे भारतीय जनसंघ के, तो सिर्फ 44 साल के थे। नितिन नवीन तो 45 साल के हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 44 साल में ही भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। तो एक युग वो था, और इसमें दो युग हैं, अटल आडवाणी के और मोदी शाह। तो ये जो अरविंद जी कह रहे थे, उसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो ये एक उसी युग की कंटिन्यूटी है जो मोदी शाह का युग चल रहा अभी भारतीय जनता पार्टी में पिछले 12 साल से, लगभग 12 साल से। उसी युग की निरंतरता है नितिन नवीन से। एक बदलाव भी है, लेकिन एक निरंतरता है, वही तमाम नीतियां, वही काम करने के तौर तरीके। और आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलता है। तो आदर्श नहीं बदलता है, वैचारिकी नहीं बदलती है, विचारधारा नहीं बदलती है, जो वैचारिक मुद्दे हैं वो नहीं बदलते हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग ये मान सकते हैं कि कामकाज करने का जो तौर तरीका है वो भी नहीं बदलता है। जब आप देखें, आप तो इतने वर्षों से देख ही रहे हैं कि जब सरकार में होती है भारतीय जनता पार्टी, तो प्रधानमंत्री सुप्रीमो होता है, वो सबसे ऊपर होता है। उन्हीं के यहाँ से गाइडलाइंस निकलती हैं, योजनाएं बनती हैं, रणनीति बनती है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी में योजना बनाते थे, उनका चेहरा होता था, जो भी अध्यक्ष होता था उसको इम्प्लीमेंट करना होता था। वो इम्प्लीमेंट करने में कोई व्यक्ति कितना सक्षम है, एक तो ये बात। और दूसरी बात कि नितिन नवीन का अपना असर या अपना दौर तब बनेगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में या देश की राजनीति में, जब वो आगे बढ़ के कोई चैलेंज लेंगे, चैलेंज लेकर के उस चैलेंज को पूरा करने का एफर्ट करेंगे। देखिए, इसके पहले के जो अध्यक्ष अभी आज जिनकी विदाई हुई, उन्होंने ऐसा इस तरह का कोई एफर्ट हमको लगता है कि नहीं दिखाया कि आगे बढ़ के कोई चैलेंज ले रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चैलेंज को। ये नितिन नवीन के साथ एक खूबी ये है, एक अच्छी बात ये है कि इनको जब छत्तीसगढ़ में पहले सह प्रभारी बनाया गया विधानसभा चुनाव के समय, और जब लोकसभा चुनाव के समय प्रभारी बनाया गया, तो आगे बढ़ के इन्होंने चैलेंज लिया और उस चैलेंज को पूरा किया। एक बड़े उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने सिक्किम में भी और छत्तीसगढ़ में भी उस तरह का अगर ये चैलेंज लेते हैं आगे, जैसे बंगाल के चुनाव में ही, तो फिर इनका एक कद बनना, एक इनका दौर आना। देखिए, इनकी ऑथोरिटी तो बनवा दी प्रधानमंत्री, ऑथोरिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी छाप छोड़ने वाली राजनीति का पता तब चलेगा जब ये आगे बढ़ के कुछ चैलेंज लेंगे। ये एक मूड पॉइंट है कि आप अध्यक्ष बन गए हैं, जाहिर है कि आपके ऊपर भरोसा होगा, खास करके उन लोगों का जिन लोगों के जरिए पार्टी यहाँ तक पहुँची है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके आसपास के जो नेता हैं। तो जाहिर है कि आपके पास एक सपोर्ट है, अनुभव लंबा चौड़ा है, लेकिन जब तक आप सामने आने वाली चुनौतियों के मुकाबले जोखिम लेकर के कामयाब नहीं होते हैं, तब तक आपका इम्तिहान नहीं होता है, आप कसौटी पर सही तरीके से मापे नहीं जाते हैं, आके नहीं जाते हैं। ज़ेबा, मैं आपके सामने आना चाहता हूं। दरअसल आज जब नितिन नवीन को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस जो है वो अपने पतन की खुद जिम्मेदार है, एक अपोजिशन की पार्टी है, और बीजेपी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उसका संगठन है, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ती है, जिस तरीके से उसके बाकी कार्यकर्ता ज़मीन स्तर तक सक्रिय रहते हैं, कांग्रेस के पास वो नहीं है। और कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो बीजेपी जैसा नहीं है, और एक नया चैलेंज बीजेपी आपके सामने रख रही है नए अध्यक्ष के तौर पर। देखिए, नितिन नवीन जी पहले खुद अपने बारे में बताएं कि देखिए, पहले भाजपा में पर्ची से सीएम बना करता था और अब पर्ची से अध्यक्ष भी चुना जा रहा है। और कांग्रेस की आप क्या बात करते हैं, हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक दलित परिवार से हैं और कांग्रेस पार्टी के 10,000 डेलीगेट्स ने उन्हें चुनकर अध्यक्ष बनाया है। आपके जैसे पर्ची पर बनकर नहीं आए हैं, हम सारे डेलीगेट्स मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के एक जमीन के नेता है, वो ब्लॉक प्रेसिडेंट से आज पार्टी के अध्यक्ष बने में हैं। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब बड़े ही धर्म के, जो सब बड़े जात के ही बनेंगे? अगर ऐसा है, दलितों को कब मौका नहीं, मैं तो आपकी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दलितों की याद राणा जी सिर्फ चुनाव के समय, मैं आपकी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दो बातें बीजेपी वाले कहते हैं, नितिन नवीन जो हैं वो भी बहुत ही साधारण परिवार से निकले हैं, ठीक है, उनके पिता का अपने बैकग्राउंड रहा है, लेकिन वो भी पढ़ लिख करके राजनीति में आए। और तो एक विधायक का बेटा राणा जी साधारण परिवार से कैसे हो सकता है? क्यों विधायक लुटेरा होता है? विधायक लुटेरा होता है? मतलब मेरी बात सुनो ना ज़ेबा, मेरी बात सुनो। आपकी पार्टी के सीनियर नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने हाल ही में कहा था आपकी पार्टी के भीतर भी बहुत सारे लोग उनकी बात से सहमत हैं।
वैचारिक तौर पर संघ और बीजेपी से मेरी सहमति नहीं रहती है, लेकिन संगठन के भीतर जो उनका ढांचा है, जो तौर तरीका है कि एक कार्यकर्ता, साधारण सा कार्यकर्ता पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है, फिर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, यह बात आपकी पार्टी के भीतर से आती है और आपकी पार्टी के भीतर से बार बार आती है। देखिए ये हमारे कांग्रेस पार्टी का समय था, उनका जब हमारे पीएम थे, तो ये हमारा भी तौर तरीका है हमारे स्कूलों में पढ़कर, और ये कांग्रेस पार्टी का तरीका था, अधिकार था, जो देश में सभी को अच्छे तरह से लोकतंत्र चल रहा था, जो एक साधारण परिवार का बेटा भी आज देश का पीएम बन गया। लेकिन इनका जब समय आया तो सारे बड़े बड़े ही देश के अध्यक्ष बनते हैं, संघ के अध्यक्ष बनते हैं, दलितों को मौका नहीं मिलता है, गरीबों को मौका नहीं मिलता है, सारे पूंजीपतियों के ही सारे अधिकार हैं। और ये बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, हमारे अध्यक्ष ब्लॉक प्रेसिडेंट से पार्टी के अध्यक्ष बने और 10,000 डेलीगेट्स उन्हें चुनकर आए, पर भारतीय जनता पार्टी में तो पर्ची चलता है, चीफ मिनिस्टर जेबा अभी क्या हुआ, अध्यक्ष पर्ची पर, पर्ची वाले अध्यक्ष। और अभी जेबा क्या हुआ, मैं अपने बाकी मेहमानों से जानना चाहता हूं। अभी एक ग्रीनलैंड को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डंडा लाठी वहां गाड़ दिया है, बोला कि हम ग्रीनलैंड लेंगे। तो बहुत सारे देशों ने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे, अपनी फौज भेजेंगे। उसमें ग्रेट ब्रिटेन भी था, तो उसने कहा कि ठीक है, हमने कह तो दिया है कि फौज भेजेंगे, हम एक सिपाही अपना वहां भेज देते हैं। तो आप ये जरूर कह रही हैं कि दलितों का भला आपने कितना किया, गरीबों का भला बीजेपी ने कितना किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर गरीबों का, दलितों का और पिछड़ों का भला कांग्रेस पार्टी ने किया, तो बीजेपी आज 21 राज्यों में क्यों है, उसके पास 240 सांसद क्यों हैं, राज्यसभा में आज 21 राज्यों में क्यों है राणा जी, ये हम मुझसे ज्यादा अच्छे से आप जान रहे हैं। ये 2024 के चुनाव में क्या हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इतने अच्छे पोजीशन में 2014 में क्या हुआ, मुझे एक बात बताइए। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश बाबू जी, दो बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। और अयोध्या जहां पर राम मंदिर बना, वो जब वो सीट भी हार जाते हैं, तो इससे ज्यादा बताने की और जरूरत नहीं है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बलात्कार हो रहा है, देश में युवाओं के पहले ना आपको अपनी राय ठीक करनी पड़ेगी। अगर अयोध्या कांग्रेस बीजेपी हार जाती है तो इसका मतलब यह कि बीजेपी वहां कमजोर हो गई, तो फिर आप दोबारा ये कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीत लेती है, लूट लेती है, चुनाव लूटती है। यह दोनों बातें तो नहीं चल सकती हैं कि अयोध्या जैसे सीट बीजेपी हार जाती है। मैं जब आता हूं आपके पास, अयोध्या के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो अयोध्या हार रहे। तो आप सोचिए, अयोध्या जैसी सीट पर, और जिस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 बजे तक अभय दुबे जी से वो पीछे चले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और इलेक्शन कमीशन थोड़ा वक्त मेरे दो मेहमानों से बात कर लूं। जरूरत क्यों पड़ी, एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी, बिना एसआईआर के, बिना उम्मीदवार का नाम लगता है ध्यान नहीं है। हाँ, ध्यान नहीं चलता, होता है। अजय राय वहां से उम्मीदवार थे, अजय राय उम्मीदवार थे, आलोक दुबे नहीं। होता है, ये दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा कि मैं जरा आता हूँ लौट करके। अजीत जी, दो बातें हैं, ठीक है। नितिन नवीन, एक जनरेशन शिफ्ट है, नए हैं, जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, चैलेंज बहुत सामने है। और बंगाल जो है बीजेपी के लिए एक बड़ा ना सिर्फ चुनौती है बल्कि एक टफ टास्क है। असम में मैं नहीं कहता हूँ, जेबा में आता हूँ, जेबा मैं अजीत से बात कर रहा हूँ, एक मिनट। तो ये जो चार राज्य, तमिलनाडु से बहुत उम्मीद आप नहीं करेंगे, केरल से आप बहुत उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन बंगाल जो है ये इनके लिए एक बड़ी चुनौती है और हर बीजेपी हर हाल में जीतना चाहेगी। कितना आसान, कितना मुश्किल होगा पहला जो मोर्चा है इनके नए अध्यक्ष के लिए? देखिए यशवंत जी, अब ये नितिन नवीन जो अध्यक्ष बने हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि बड़ा करिश्माई कोई नेतृत्व देंगे या क्राउड पुलर होंगे या चुनाव जितवा देंगे। वो काम तो नरेंद्र मोदी को ही करना है, स्ट्रेटजी अमित शाह को ही बनानी है। इनके अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो कुछ श्रेय इनको मिलेगा, हार का ठीकरा इनके ऊपर नहीं फूटेगा, ये एक सुनिश्चित बात होती है। क्योंकि इनके चेहरे पर नहीं लड़ा जाना है, तो वो नहीं है चुनौती। उनकी चुनौतियां पहले संगठन की है, और बंगाल में जिस मकसद से इनको मान लीजिए लिया है, वो मकसद नहीं होगा, लेकिन इनके आने से जो एक मकसद साधने की कोशिश होगी बंगाल में,
वो देखने की बात होगी। क्या है राणा यशवंत जी की बंगाल में जो बंगाल का भद्रलोक है, वो भद्रलोक हमेशा पहले कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था, लेफ्ट के साथ, उसके बाद वो ममता बनर्जी के साथ। उस भद्रलोक का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है, और वो भद्रलोक बनता है, एक मुस्लिम भद्रलोक भी है और एक भद्रलोक फॉरवर्ड हिंदुओं का है, ब्राह्मण और कायस्थों का। कायस्थ वहां का इन्फ्लुएंशियल कास्ट है, और इसके पहले जितनी आसानी से ममता बनर्जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बाहरी बता देती थी और बाहरी बता करके खारिज कर देती थी और उसका लाभ ले लेती थी, वहां बाहरी बिक्री का, बाहरी और उसका एक माहौल बना करके अस्मिता की राजनीति का, वो कर पाना नितिन नवीन के साथ मुश्किल होगा। क्योंकि नितिन नवीन बिहार से आते हैं और बिहार एक समय बंगाल का ही हिस्सा रहा है। बंगाल और उड़ीसा, झारखंड और आज का बांग्लादेश, ये सब एक ही एक प्रदेश था। तो सांस्कृतिक रूप से भी बिहार जुड़ा हुआ है बंगाल के साथ। और नितिन नवीन का कास्ट का फैक्टर बंगाल में है, वो कायस्थ जाति से आते हैं और वहाँ भद्रलोक में कायस्थों की एक बड़ी आबादी है जो इन्फ्लुएंस करते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स को। और बाहरी भी आप नहीं कह सकते हैं उनको, चूंकि रूटेड हैं, दोनों का रूट एक है। तो ये एक एडवांटेज नितिन नवीन के नाम से है। वो कितना एक्टिव होकर के बंगाल में इसका इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी उनका, और वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। और हम लोग जब पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो अरविंद जी ने ही ये बात बताई थी, और हम सब लोग इस पर सहमत थे कि बंगाल का भद्रलोक वो बाकी शहरों के ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति करने वाला भद्रलोक नहीं है। वो इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शन को, वो बाहर निकलता है, वो ओपिनियन बनाता है, वो सड़कों पर उतर के आंदोलन में भी शामिल होता है। तो जो भद्रलोक है बंगाल का, उसमें जो कायस्थ जाति है, उसको कितना इन्फ्लुएंस करते हैं नितिन नवीन। और बिहार का होने की वजह से देखिए 25% के करीब आबादी जो है वो हिंदी भाषी है पश्चिम बंगाल में। और वो अभी अब हम लोगों ने देखा कि दो पश्चिम हिंदी भाषी लोग तृणमूल कांग्रेस से एमपी है, तो उसको वो वोट 25% हिंदी भाषियों का है, उसको नितिन नवीन के जरिए कितना इन्फ्लुएंस कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। एक चैलेंज है। हमने पहले जो कहा कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मैदान में उतर करके, बंगाल में उतर के। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में गलियों में घूम रहे थे, जहां 4 पहिए की गाड़ी नहीं जा सकती थी, वहां बाइक से घूम रहे थे। क्या उस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बंगाल में उतरते हैं, हिंदी भाषी वोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बांग्ला भद्रलोक में कम से कम कायस्थ जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। एक बेचैनी है बंगाल में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 40% वोट पर पहुंच गई है। वहां सिर्फ 3-4% वोट का मामला है, और वो भद्रलोक के होने से होगा। अगर वो काम कर देती है भारतीय जनता पार्टी, नितिन नवीन के जरिए करवा लेती है, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, और इससे नितिन नवीन का अपना कद भी बहुत बढ़ जाएगा। यही मैं आना चाहता था कि नितिन नवीन की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में बीजेपी अगर चुनाव पश्चिम बंगाल में जीत जाती है तो अचानक से उनके कद में इजाफा होगा। बगल में असम का राज्य है और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। उनको माना जाता है कि पूर्वोत्तर के बड़े रणनीतिकार हैं और ज़मीन के नेता हैं। उन्होंने एक अलग तरह का माहौल असम के भीतर पैदा कर रखा है। लेकिन अरविंद जी, एक बड़ा चैलेंज हमेशा से साउथ रहा है। अभी 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, तमिलनाडु भी और केरल भी। इन दोनों राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। कोई गुंजाइश देखते हैं आप किसी भी तरीके से बीजेपी अपना कद बढ़ा ले? और यह जो नई व्यवस्था है, जाहिर है कि एक चर्निंग फेज से भी बीजेपी चल रही है, तो इसमें बीजेपी साउथ में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने वहीं से सब कुछ शुरू कर दिया, तो लगा कि दक्षिण भारत में बीजेपी अपना एक बड़ा अभियान चला रही है, दक्षिण भारत से बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन वो नाउमीदी हासिल हुई। इस बार कुछ गुंजाइश दिखती है? देखिए, केरल और तमिलनाडु दोनों जगह संघ ने बहुत काम किया है, बहुत डिसिप्लिन ढंग से केरल में और तमिलनाडु में भी। तमिलनाडु में मुख्य बातें अगर हिंदू धर्म की पर एक सवाल उठता रहा है रैशनलिस्ट मूवमेंट के चलते, तो बाकी छोटे गांव के मेले, वो ग्रामीण देवी देवता, आपसी चैलेंज गांव के लेवल पे, इनसे संघ ने वहाँ काफ़ी ज़मीन बनाई है। लेकिन उससे काम कितना चल रहा है ये हम देख रहे हैं, बार बार ये दिक्कत आ रही है। दूसरा कि जो पिछले दफ़े के पार्टनर हैं बीजेपी के, AIADMK के, वो खुद 2 हिस्से में बट गए हैं, 3 हिस्से में बट गए हैं। तो उनका भी और जो मुख्य धड़ा है वो उनके साथ अभी आने को तैयार नहीं है। तो वो अलायंस किस किस्म का बनता है? ठीक यही हाल PMK का है, जो बनियारों की पार्टी है, वो भी 2 हिस्से में बट चुकी है। तो एक हिस्सा तो आने को तैयार है, लेकिन दूसरे हिस्से का अभी भी। तो इसलिए अभी जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है, उससे बीजेपी की स्थिति ये नहीं हो रही है कि वो लड़ाई में ठीक से आएगी। अगर ट्रायंगुलर लड़ाई हो गई, क्योंकि कांग्रेस भी एक तरफ छटपटाहट उसमें भी है कि हम भी एक मोर्चा बनाएं, ट्रायंगुलर होगा तो फिर बीजेपी के लिए लाभ की स्थिति होगी, वो लड़ाई में आ सकती है। लेकिन अगर डायरेक्ट लड़ाई हुई
तो उसको दिक्कत होगी। लेकिन आज के भाषण में प्रधानमंत्री ने और नितिन नवीन दोनों ने तमिलनाडु का जिक्र किया। केरल का जिक्र उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन द्वीप वाले आंदोलन को लेके तमिलनाडु का जिक्र हुआ और तमिलनाडु में वो इशू बना हुआ है। तो एक पक्ष बीजेपी वहाँ पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है और उतने भर से चुनावी लड़ाई जीती जा सकती है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन एक पक्ष ऐसा नहीं है कि जीरो है बीजेपी ने वो ग्राउंड कम से कम अभी पकड़ के रखा हुआ है, तो वो देखना दिलचस्प लगा। लेकिन उस पूरी लड़ाई में पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल तीनों में नितिन नवीन से कोई मदद मिलेगी मुझे नहीं लग रहा है। ये क्योंकि नहीं उसमें वो अपनी ताकत लगा के, मेहनत करके, गली गली जाके, गांव में जाके, जिस तरह से वर्कर बीजेपी का करता है, और वर्कर क्या करता है, लीडर करते हैं। बिहार के चुनाव में भी दिखाई दिया कि और जगह के लीडर आके वहाँ सचमुच बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उस तरह का काम करके वो एक मदद तो करेंगे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी से, उनके बोलने से, उनकी पॉलिटिक्स से वहाँ जो भी कुछ होना है वो नरेंद्र मोदी की वजह से ही होगा। और अभी वही सूत्रधार हैं पार्टी के भी और वहाँ की लड़ाई के भी। ये एक बड़ी सच्चाई है। अब तमिलनाडु में, केरल में आप चलते हैं, जैसे अरविंद जी कह रहे हैं, तो एआईडीएमके और पीएमके जैसे दलों के बीच में जो फूट है उसका फायदा बीजेपी कितना उठा लेती है, या डीएमके जो सत्ता में लगातार है उसके खिलाफ एक असंतोष लोगों के भीतर है और कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले भी हैं जिसको बीजेपी वहाँ हवा दे रही है, उससे कितना फायदा होगा, ये सिर्फ बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी और उसके नीचे अमित शाह, इन दोनों के जरिए ही जो कुछ भी होगा संभव हो सकता है, बाकी नए अध्यक्ष के जरिए तो नहीं होगा। लेकिन एक बात अजीत जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब 2029 और नितिन नवीन वहाँ तक जाते हैं, यानी कि 2029 का जो अगला चुनाव होगा वो नितिन नवीन की अगुवाई में ही होगा और उस समय नरेंद्र मोदी लगभग 80 साल के हो रहे होंगे और कई तरह के बदलाव भारतीय लोकतंत्र के भीतर होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, डिलिमिटेशन हो सकता है, महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी देने की बात हो सकती है। तो भारतीय लोकतंत्र अभी जिस तरीके से चलता रहा है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा और उस बदलाव में बीजेपी का कमान नितिन नवीन के हाथ में होगी। जाहिर है कि आपका अपना कॉम्पिटेंस, आपकी ग्राउंड की समझ, पार्टी संगठन को कैसे आपको ढालना है, कैसे आगे बढ़ाना है और लीडरशिप को कैसे लेके जाना है। नरेंद्र मोदी क्या 2029 के बाद आगे जाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी अपने आप को पीछे खींचेंगे, कोई नई लीडरशिप आएगी, उस समय के लिए भी बीजेपी ने शायद इनको आगे किया होगा। इनकी अगुवाई में बीजेपी की जो आगे का समय है या आगे आने वाला जो वक्त है उसको कैसे आंकते हैं आप? ये एक तो ये अभी इनका कार्यकाल जो 3 साल का है, ये कार्यकाल तो पूरा हो जाएगा जनवरी 2026 में। चुनाव की घोषणा उसके बाद होनी है। 2026 में इनका 3 साल पूरा होगा तो जाहिर है कि इनको सेवा विस्तार दिया जाएगा ताकि ये इनकी अध्यक्षता में 3 साल से अध्यक्ष रहेंगे तो उन्हीं की कमान में 2029 का विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो इनको सेवा विस्तार दिया जाएगा जनवरी के बाद, वो 6 महीने का होगा या जितने दिन का हो वो सेवा विस्तार इनको मिलेगा जनवरी में। ये जनवरी 2026 में 3 साल पूरे करके ये रिटायर नहीं, 29 में इनकी 29 में, माफ करिएगा, 29 में ये रिटायर नहीं होंगे 3 साल पूरे करके। ये इन्हीं की अध्यक्षता में फिर पार्टी चुनाव लड़ेगी मई जून में 2029 का। और जाहिर है कि उसके बाद तुरंत बाद 3 राज्यों के चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, झारखंड के, वो भी इनकी कमान में होगा। उसके बाद दिल्ली का चुनाव है और अगले साल 2030 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। तो अगर बिहार के किसी व्यक्ति को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो 2030 का विधानसभा चुनाव उनके रहते ही लड़ा जाएगा। ये हमारी अपनी समझ है, हमको ऐसा लग रहा है। आपने देखा कि कैसे जेपी नड्डा को 3 साल का कार्यकाल खत्म हुआ तो 3 साल एक्सटेंशन देकर के चला दिया गया। तो ये 2030 के विधानसभा चुनाव तक तो वो चलेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का चूनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी होते हुए लड़ा जाएगा। अभी आपने जो बिहार का जिक्र किया है और पटना से डॉक्टर संजय कुमार जुड़ गए हैं। संजय जी, पहले तो एक बार स्वागत आपका। चूंकि अभी बिहार आ गया और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी तकलीफ रही है कि वो जब से नीतीश कुमार के साथ चलती रही है 2005 से लेकर के आज तक, वो पीछे ही रही है, कभी कुर्सी उसको नसीब हुई नहीं मुख्यमंत्री वाली और फिलहाल भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। लेकिन क्या नितिन नवीन के आने के बाद कोई स्थिति आपको बिहार के भीतर बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ बीजेपी मुख्यमंत्री बना पाए, ऐसी दिखती है? ये राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है।
हालांकि एक दायित्व बोध कराया है प्रधानमंत्री जी ने कि अध्यक्ष के तौर पर तो इनकी जिम्मेवारी है ही, साथ ही जो इनके अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ एक कैसे कॉर्डियल रिलेशन हो, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, ये जिम्मेवारी की बात भी प्रधानमंत्री ने की है नीति नवीन जी से। तो स्वाभाविक है कि एक बीजेपी की एक अंदर तो कहीं ना कहीं टीस है ही कि इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बाद हमारा मुख्यमंत्री इस राज्य में नहीं बन पाया। तो चूंकि पृष्ठभूमि नितिन नवीन जी की बिहार की है और कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ता और सांगठनिक धार दे और इतनी मजबूत धार दे कि एक उसकी संभावना बन सकती है। क्यों नहीं संभावना बन सकती है, संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नीतीश कुमार इस बार जो जितनी सीटें उनकी आई है वो अच्छी सीटें हैं, उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई ऐसी स्थिति बीजेपी के साथ बन जाएगी जिसमें नीतीश कुमार बहुत कमजोर दिखेंगे और एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हाँ, नितिन नवीन को ये तो लगेगा कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए कोई भी संभावना अगर बनती है और उस संभावना में अगर हमें मौका मिला राष्ट्र बिहार में अपना भारतीय जनता पार्टी का, मैंने इसीलिए पूछा कि अजीत जी की बात का एक सिरा पकड़ के मैंने आपको पकड़ाया, चूंकि आप अगर अध्यक्ष किसी राज्य से बनाते हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनकी उम्र शायद अब ऐसी हो चली है कि बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद वो राजनीति से हटें और एक नया नेतृत्व वहाँ आ जाए। और बीजेपी ने अपना नया लीडर चूंकि उसी राज्य से बनाया है तो जाहिर है कि वो चाहेगी कि वो अपनी मंशा या मुराद पूरी कर ले। ज़ेबा, मैं आपके पास आना चाहूँ, अरविंद जी के पास आऊँ उससे पहले, कांग्रेस अपने आप को, मैं चूँकि बीजेपी की एक नई लीडरशिप है, वो लीडरशिप 2029 तक जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी आपके अध्यक्ष हैं, लेकिन जब आप ये कहती हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो सभी राज्य एक बार दिखाई पड़ते हैं जो बड़ी सीट के राज्य हैं लोकसभा के। पश्चिम बंगाल में आपका कोई लेना देना नहीं है, झारखंड में अगर हेमंत सोरेन आपको ना हाथ पकड़ें तो फिर वहाँ भी आपकी ज़मीन खाली हो जाएगी, बिहार में आरजेडी साथ छोड़ दे तो नैया वहाँ भी डूब जाएगी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश आपके साथ ना चलें तो एक सीट नसीब नहीं होगी। ये स्थितियाँ इन बड़े राज्यों में है, 200 सीटों के आसपास जो राज्य अपने पास रखते हैं उन राज्यों में कांग्रेस खड़ा नहीं हो पाती है, कई राज्यों में संगठनिक ढांचा नहीं है, कैसे लड़ेंगी आप बीजेपी से? देखिए यहाँ पर ये भी आप बोल सकते हैं कि हमारे बिना भी किसी स्टेट में जो सरकार जो बन रहे हैं, जो सीट्स आ रहे हैं, हमारे बिना भी नहीं आएगा। आप इसको ऐसे क्यों नहीं देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर झारखंड हो, बिना कांग्रेस के नहीं होगा, ये क्यों नहीं आप दिखते हैं? आप हमेशा देश को ये क्यों दिखाने में लगे रहते हैं सारे मीडिया वाले और चैनल्स के कांग्रेस कमजोर है? कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं है। छल के आगे, झूठ के आगे, देखिए अभी मैं सुन रही हूँ लगातार डिबेट का मुद्दा ये नहीं है कि नितिन नवीन जी आए हैं और वो बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो बिहार में जो पलायन है वो पलायन रुकेगा कि नहीं, बिहार में जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी खत्म होगी कि नहीं, वो बिहार के लिए क्या करेंगे, क्या कितना बेनिफिट होगा बिहार के लोगों को। लेकिन मुद्दा बहस का ये है कि बिहार में भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा या नहीं, केरला में सरकार भाजपा की आएगी या नहीं। तो जब बीजेपी ने एक नई लीडरशिप तैयार की है तो उस लीडरशिप के सामने जो संभावनाएं हैं, जैसे संजय ने कहा कि राजनीति बहुत सारी संभावनाओं का खेल है, वो बहुत सारी अनिश्चितताओं और विचित्रताओं का भी है। तो जब आपके घर में कोई नया मुखिया होगा, आप मान लीजिए कि आज आपके यहाँ कोई नया अध्यक्ष बन जाए, तो आप यह पूछेंगे ना कि पश्चिम बंगाल में वो लड़ेगा वाम पार्टियों के साथ कि नहीं, वो यूपी में और सीटें जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। बिहार में अभी चुनाव जीते हैं और बिहार में चुनौतियां हैं। अरे बिहार में वो 6 आपके जो है वो सुपड़ा साफ होने वाला आपका, वो कहीं और जा रहे हैं। आपको यही नहीं पता रहता है। बिहार के लोग पलायन कैसे रुके, बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, बिहार की महिला को सुरक्षा, ये क्या है, इस पर बहस कीजिए तो अच्छा रहेगा। अरविंद जी, एक सवाल मैं की बात है कि देश के लोगों की समस्या आते हैं आज ये भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बना ले और कैसे सारे स्टेट्स को हड़प ले, अपने में मिला ले, बस यही उनका भी प्रोग्राम है, एजेंडा है मात्र। और डिबेट
आते हैं, रुकिए, जेबा रुकते हैं, चर्चा कहीं तो लेके चलते हैं। अरविंद जी, ये जो बीजेपी है, इसने नरेंद्र मोदी, अमित शाह की अगुवाई में चलते हुए आज नवीन पटनायक उड़ीसा से लगभग अब नहीं है, यानी कि एक रीजनल पार्टी जो है उसको उसने ख़त्म कर दिया। महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को इस बार बीएमसी के चुनाव और विधानसभा चुनाव नतीजों को अगर आप देखें आप, तो कमोबेश वो हाशिए पर जाते हुए दिख रहे हैं। बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रही थी, जिस सांचे में और जिस हैसियत में आ गई है उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। ले देकर के ममता बनर्जी, अखिलेश यादव दो ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के मुकाबले में खड़े हैं। अगले 3 साल हैं, क्या बीजेपी की जो लीडरशिप है और जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और रीजनल पार्टीज को उनकी ज़मीन पर ही वो हरा रही है, क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति आने वाले क्या 2-3 सालों के भीतर ख़त्म हो सकती है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों की पॉलिटिक्स नेहरू के ज़माने से आ रही है। एक रेनबो कोलिशन वर्ड इस्तेमाल होता था नेहरू की पॉलिटिक्स के लिए, कांग्रेस कोलिशन, रेनबो कोलिशन, उसमें सारी जातियां, सारे इलाके के लोग होते थे। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उस समय पूर्वोत्तर छूटा हुआ था, तमिलनाडु के इलाके छूटे हुए थे, हमारे हिंदी पट्टी के मध्य जातियाँ कांग्रेस के दायरे से बाहर थीं, वो समाजवादियों के साथ थी, कम्युनिस्टों के साथ थी। तो उस तरह का अगर हिंदुस्तान में इतनी विविधता है कि सबको समेट ले कोई पार्टी आसानी से, जैसे बीजेपी को ये महाबली आज मान रहे हैं, इसके बावजूद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी बिना कोलिशन पार्टनर के उसका काम नहीं चलना है। भले वो पार्टनर छोटे हों, लेकिन वो जातियाँ और वो सोशल ग्रुप्स उसके दायरे से अभी बाहर है। तो वो तो एक पॉलिटिक्स का जनरल कैरेक्टर है, उसको आसानी से कोई ख़त्म कर लेगा। उसके लिए उसको अपने अंदर बहुत बदलाव करने होंगे। मुझे नितिन नवीन को लेके 2-3 टेस्ट लगते हैं कि उनके होने वाले हैं, उनकी लीडरशिप के और उनके बहाने पूरे बीजेपी के लीडरशिप के। एक तो इमीडिएट यही बंगाल में कि क्या बंगाल में वो कोई असर डाल पाएंगे, जो हम मानते हैं कि भद्रलोक में वैद्य, ब्राह्मण और कायस्थ है, और कायस्थों की संख्या वहाँ ज़्यादा है, 4% के करीब माना जाता है। तो क्योंकि और मुस्लिम और भद्रलोक मिल के ऐसा बैलेंस बना देते हैं कि बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी 2 चुनौतियां हैं। एक तो संघ की चुनौती है कि संघ उनके नाम से कितना खुश है, कितना सहमत है और कितना सहयोग करेगा। और संघ के सहयोग और असहयोग का असर हमने बीजेपी के रिजल्ट पे देखा है। भले जेपी नड्डा जो भी बोले, लेकिन हम सब ने देखा है कि अभी भी हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव, बिहार चुनाव, दिल्ली चुनाव तक संघ ने क्या मदद की है। तो एक तो वो चुनौती है, स्वीकृति तो ली गई होगी, लेकिन सहयोग कितना मिलता है ये देखने की। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती 29 के पहले आने वाली है, वो उत्तर प्रदेश चुनाव है। और बीजेपी की जो खेमेबाजी है उसमें योगी वर्सेज अमित शाह की लड़ाई, जो लोकसभा चुनाव पर उसका बहुत असर हुआ था, वो ख़त्म नहीं हुई है। अभी आप उसको वो दब गई हो ये मानिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई है। तो नितिन नवीन की जो असली परीक्षा होगी मेरे ख्याल से वो उत्तर प्रदेश चुनाव से होगी। अगर वो इस द्वंद्व को संभाल लेते हैं और संभाल के पार्टी को जीत की तरफ ले जाते हैं, तो उनका झंडा अचानक आप देखेंगे कि बहुत ऊंचा हो जाएगा। फिर वो अगले अध्यक्ष के लिए या फिर कंटिन्यू करना उनके लिए होगा। अगर वो उनसे नहीं संभलेगा तो फिर उनके लिए भी मुश्किल होगी। और पार्टी के जो मौजूदा लीडरशिप जिसके साथ उनको हम जोड़ के देख रहे हैं उसको भी दिक्कत होगी। लेकिन वो झगड़ा अभी टला नहीं है। उसको ये मान लें कि वो चुप हो गया है तो अब वो ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस किस्म से यूपी चुनाव की कहानियां अब सामने आ रही हैं कि किसने कैसा कैंडिडेट दिया, किसने डॉक्टर संजय कुमार और अजीत, आप दोनों से इसी बारे में, क्योंकि ये एक सवाल तो है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में लीडरशिप कहाँ जानी चाहिए, और 2 बड़े नाम आमतौर पर चर्चा में आ जाते हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। और यह तब है जब नितिन नवीन को आपने कमान सौंपी है और आने वाले वक्त में आप इन दोनों नामों के बीच में ही कुछ तय करते हुए दिखेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ये एक मुश्किल चुनौती होगी नितिन नवीन के लिए। अजीत जी, हम कहें या संजय जी कह रहे हैं? अजीत जी, आप देखिए, एक नाम आप भूल गए, उसमें एक और नाम है देवेंद्र फडणवीस का। ये जो लीडरशिप की अभी भारतीय जनता पार्टी के भीतर बात चल रही है, उसमें अभी महाराष्ट्र की जीत के बाद, खासतौर से विधानसभा चुनाव की जीत के बाद, और अभी जिस तरह से स्थानीय ग्रामीण निकायों में और शहरी निकाय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र फडणवीस भी एक दावेदार है, संघ की पसंद भी है और एक कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग, संपर्क करके, साझेदारी करके आगे बढ़ने वाले नेता है।
तो ये इन 3 नामों की चर्चा होती है लीडरशिप के लिए। लेकिन अब वो चर्चा कब होगी और कौन तय करेगा, संघ की क्या स्थिति रहेगी अगर 2029 के चुनाव में अभी जहां भारतीय जनता पार्टी है उससे कमजोर होती है। देखिए आगे के जो 3 साल आपने बता ही दिए हैं पहले ही कि अगले साल ये जो 26 का साल है 5 चुनाव है, और 27 में 7 चुनाव है, फिर 28 में 5 चुनाव है, तो 4 या 5 चुनाव 28 में। तो ये 3 साल में जो 12-13 राज्यों के चुनाव है, 14 राज्यों का, और उसके बाद लोकसभा है। अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, राज्यों में उसके हाथ से सत्ता निकलती है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात अभी अरविंद जी कह रहे थे कि वहां कमजोर होती है भारतीय जनता पार्टी, सत्ता हाथ से निकलती है, और 2029 आने पर अगर इससे बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होता है, 240 से आगे नहीं बढ़ती है, तो फिर मौजूदा लीडरशिप के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर वो तय नहीं कर पाएंगे कि सक्सेसर कौन होगा, या हम कंटिन्यू करें या नहीं करें, या सक्सेसर कौन होगा, ये तय करना फिर उनके हाथ में नहीं रह जाएगा। फिर संघ का दखल बढ़ेगा, और जो पहली कतार के नेता अभी चुप दिखाई देते हैं, जैसे राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो या शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, ये जो तमाम नेता अभी चुप दिखाई देते हैं, ये सब मुखर हो जाएंगे। फिर जो एक जो गुटबाजी जिस लेवल पर दिख रही है सेकंड लाइन में, योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो या देवेंद्र फडणवीस हो, फिर उसमें भी जो हाशिए पर होगा वो मुखर होगा, तो फिर झगड़े बढ़ जाएंगे। देखिए ये सारा राजनीति में लीडरशिप तभी तक मजबूत मानी जाती है जब तक वो चुनाव जीत रहा होता है। अगर चुनाव जीतती रही भारतीय जनता पार्टी तो ये लीडरशिप मजबूत रहेगी, ये लोग डिसीजन करने की स्थिति में रहेंगे, नहीं तो फिर नहीं रहेंगे। जीतना जो है कहीं भी, राजनीति ही नहीं, आपके अपने जीवन में भी जब तक आप जीतते रहते हैं तब तक आपका ढोल पीटा जाता रहता है। जैसे ही हालात बदलते हैं उसके बाद आपके लिए बाकी रिश्ते नाते और जितने लोग आपके साथ खड़े दिखते हैं वो सबके साथ आपके समीकरण बदलते हुए से नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक काम जरूर किया है कि बीजेपी और सरकार दोनों को लेकर के जितनी भी अटकलें, अनुमान, अंदर खाने की खबरें हुआ करती थीं, उन सबको उन्होंने सिरे से ही रद्द कर दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता है, किसी का भी नाम लाया जा सकता है। नितिन नवीन उसका एक बहुत ताज़ा उदाहरण है। इसलिए आने वाली राजनीति, आने वाले समय में क्या हो सकता है, हम सिर्फ चर्चा में उसको ला करके आपके सामने रख सकते हैं। संजय जी, आखिरी 30 सेकंड। मैसेज तो दे दिया है अपनी पार्टी को, और संघ को भी मैसेज दे दिया है। जिस तरह से नितिन नवीन जी को वो कुर्सी पर बिठा रहे हैं और खुद वो खड़े हैं, और वो जिस तरह से उन्होंने कहा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और जो होते संजय जी की आवाज में थोड़ी दिक्कत है। संजय जी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, समय मुझे यहीं तक इस चर्चा को रखने की इजाज़त दे रहा है, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रात 9 बजे होती है न्यूज़ मास्टर में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।